अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अनीमर अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम के अल्टरनेटिव पाथवे को। अल्टरनेटिव पाथवे में सबसे पहले मैं बताती जाऊँ, जैसे कि मैं पहले बताया है कि जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये कम्प्लीमेंट कैस्केड है, वो किस पे मुश्तमिल होता है? कम्प्लीमेंट प्रोटीन पे। सीपी मैंने लिखा है कम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो लीवर क्या करता है? हमारी बॉडी में कम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाता है और ये वहां से लीवर में बनने के बाद कहा जाती है ब्लड में। ब्लड में ये होती है इनएक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिव फॉर्म में आगे ये जो तीन पाथवे हैं, एक क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे, ये इनको क्या कर देता है? एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं फिर ये क्या कैस्केड स्टार्ट करते हैं, जिससे वो बॉडी में एंटर होने वाले पैथोजन को किल कर देते हैं। इनएक्टिव फॉर्म जो C5 है और एक्टिव फॉर्म C5A एंड C5B। इसी तरह C3 है तो उसकी एक्टिव फॉर्म C3A एंड C3B होगी। अब यहाँ पे मैंने एक गन बनाई है। ये गन क्या है? ये हमारी बॉडी की कम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो मिलके कम्प्लीमेंट कैस्केड बनाती हैं। ये किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है ये। ठीक है। अब ये एक्टिव कब होगा? इसका जो यहाँ पे वो इसको कौन एक्टिव करेगा? ये पाथवे, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे एंड द लैक्टिन पाथवे। अब ये इनको कैसे एक्टिव करेगा? जो क्लासिकल पाथवे तब एक्ट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स C1 कम्प्लेक्स के साथ कंबाइन करता है, तो क्या होता है? हमारा क्लासिकल पाथवे एक्टिव होता है जो कि आगे जाके कैस्केड को स्टार्ट कर देता है। अल्टरनेटिव पाथवे जिसमें क्या होता है? जो कि स्पोंटेनियस ही एक्टिव होता है। वो कैसे? वो हम आ जाके देखते हैं जब माइक्रोब्स आते हैं उनकी सरफेस से ये एक्टिव होता है। और लैक्टिन पाथवे का उसमें बताया था कि जो मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन टू मेनोज जो कम्प्लेक्स बनता है उससे होता है। ये क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया जिनके ऊपर मेनोज रिंग होती है, शुगर रिंग होती है, उसके साथ ये एमबीआर जब बाइंड होता है तो उससे ये पाथवे एक्टिव होता है। और ये क्लासिकल में जैसे बैक्टीरिया, उसके ऊपर एंटीजन है, उसके लिए अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और ये एंटीबॉडी आगे से C1 कम्प्लेक्स के साथ अटैच होती है, तो इससे ये पाथवे स्टार्ट होता है और ये स्पॉन्टेनियस है। हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव पाथवे स्पॉन्टेनियस, और इसको मैं डिटेल के साथ बताती हूँ। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट है कम्प्लीमेंट कैस्केड के, वो जो सेम है। जो यहाँ पे दो बुलेट आपको शो की गई है। जिस कम्प्लीमेंट एक्टिव होता है तो वो क्या करता है? C3 कन्वर्टेज बनाता है और C5 कन्वर्टेज, ये कॉमन स्टेप है। C3 कन्वर्टेज एज नेम इंडिकेट, ये C3 को C3A एक्टिव फॉर्म में और C3B एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और C5 कन्वर्टेज C5 को C5A एंड C5B में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे ये चाकू है, ये क्या? मैक मेम्ब्रेन अटैकिंग कम्प्लेक्स, ये C5B2 C9 होता है। इसका काम कि ये होल प्रोड्यूस करता है किसके अंदर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, जैसे निजेरिया है। इसलिए अगर मैक की डेफिशिएंसी होगी तो निजेरिया इन्फेक्शन रिकरेंट होंगे बार बार। अच्छा, हमारा मेन पर्पस सिर्फ मैक फॉर्मेशन नहीं होता कम्प्लीमेंट सिस्टम का, बल्कि C3A C3B एंड C5A C5B और दूसरे ये वाले कम्प्लीमेंट प्रोटीन भी हैं। जैसे कि ए, आगे जाकर मैं बताऊंगी। जो ए होता है पोर्शन, ये हमारा स्मॉल होता है और बी लार्ज होता है। ए ने आउट हो जाना होता है। ये जो हमारा पाथवे है ये साइकिल में कहीं से आउट हो जाएगा, ये ब्लड में चला जाएगा। जो बी है वो कैस्केड के इन रहेगा और फर्दर एक्टिवेशन करवाता रहेगा। जो C3B है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ऑप्सोनाइज करता है किसको? पैथोजन को। ऑप्सोनाइज मतलब लाइक ये बैक्टीरिया आया है तो उसके ऊपर जो उसकी सेल वॉल है उसके ऊपर क्या होता है? LPS होता है। ठीक है। अब ये LPS के ऊपर जाके क्या लग जाएगा? ये C3B सारे उसके ऊपर लग जाते हैं। इसके लगने की वजह से कि जो बैक्टीरिया का टेस्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है? टेस्टी हो जाते हैं। जब ये टेस्टी होंगे तो फेगोसाइड होंगे। वो जो फेगो है वो पहले ही खाने वाले सेल है, तो उनको जब टेस्टी की स्मेल आएगी तो वो क्या करेंगे? इनको फौरन इनगल्फ कर लेंगे।
तो इसका एक काम क्या है, C3 का ऑप्शनाइज करना। दूसरा क्या है, ये जो बॉडी में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते रहते हैं, जैसे ही बॉडी एंटीजन एंटर होती है तो बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, तो नॉर्मली ये कम्प्लेक्स होते हैं, तो ये इनको भी साथ साथ क्लियर करते रहते हैं। और जैसे कि बॉडी में अगर ऑटो एंटीबॉडीज बन गई है तो उसको भी ये क्लियर कर देंगे। और तीसरा इसका फार्म का क्या, कैस्केड को करते, कैस्केड के एक्टिवेशन के अंदर के फर्दर ये C5 बनाएगा और मैक फॉर्मेशन होगी। इसी तरह C5B की मैं बात करूँ, ये भी क्या क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम आगे कैस्केड को क्या करते हैं, उसको स्टार्ट रखते हैं। C3A and C5A, जो C3A and C5A और पीछे हम पढ़ेंगे C4A, ये जो सारे हैं ये वाले क्या है, ये है एनाफाइलोटॉक्सिन। एनाफाइलोटॉक्सिन ये भी एनाफाइलोटॉक्सिन है, लेकिन ये क्या है, लीस्ट, तो इसलिए हम इसको इस पे कंसिडर नहीं करते। ये एक साइटोकाइंस है जो कि फंक्शन क्या है, जिसका स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के साथ, वेजोडाइलेशन के साथ। इसका मैंने क्या बताया, एनाफाइलोटॉक्सिन का क्या फंक्शन है कि ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो जो C3 भी है ये मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन करवाते हैं, वहां से हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन आगे ये फर्दर करेंगे। और जो C5 है ये क्या, न्यूट्रोफिल क्या करवाएगा, इन्फ्लेमेशन साइड पे न्यूट्रोफिल की रिकरेंट करवाएगा, एंट्री करवाएगा, और ये दोनों क्या हो गए, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। अब हम पढ़ लेते हैं अल्टरनेटिव पाथवे को। अल्टरनेटिव पाथवे क्या है, ये डिस्कवर हुआ था आफ्टर क्लासिकल पाथवे, यानी कि पहले क्लासिकल पाथवे हुआ, बाद में अल्टरनेटिव पाथवे हुआ। लेकिन एक चीज ये है कि इसमें क्या है, नो नीड, किसकी नीड नहीं है, एंटीबॉडी की, जैसे में क्लासिकल पाथवे की होती है, इसमें हमें एंटीबॉडी की नीड नहीं होती। इसका मतलब क्या है, ये एट वर्क होते हैं ऑलवेज, यानी कि 24/7 हम जिसे कह सकते हैं। ये एट वर्क ऑलवेज वो किस तरह, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो नो नीड फॉर एंटीबॉडी, और ये स्पॉन्टेनियसली या हर वक्त एक्टिव पाथवे है, तो इट्स मीन जो अबंडेंट है, जो मोस्टली पाथवे इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू कैस्केड हमारी स्टार्ट होती है, तो वो कौन सी है, अल्टरनेटिव पाथवे हमारा अल्टरनेटिव पाथवे होता है, जो कि मोस्टली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये हर वक्त एक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एंटीबॉडी की नीड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट एक्सपोयर, जैसे ही फर्स्ट एक्सपोयर होगा तो जो कैस्केड को स्टार्ट करेगा वो अल्टरनेटिव पाथवे करेगा, क्योंकि जो क्लासिकल पाथवे है उसमें एंटीबॉडी चाहिए होती है, और एंटीबॉडी क्या करेगी, फर्स्ट एक्सपोजर में तो नहीं बनती, सेकंड एक्सपोजर में बनती है, तो हम इसे कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर में जो पाथवे है वो अल्टरनेटिव पाथवे है। और ये क्या हो गया, ये हम पहले जैसे कहते हैं, ये क्या, इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, हमने पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी की वीडियो, मैंने भी वो आप देख सकते हैं कि उसमें एक तो फिजिकल बैरियर है हमारे बॉडी के, जैसे उसमें स्टमक भी आता है, वेजाइनल पीएच भी आती है, और सेलुलर जिसमें न्यूट्रोफिल, फेगोसाइड, मैस्ट सेल, और इसके अलावा ह्यूमोरल जो कंपोनेंट उसमें था हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम। अगर हम अडेप्टिव की बात करें, जो कि ये उसमें हमने पढ़े थे सेलुलर कंपोनेंट, जिसमें बीटी सेल और ह्यूमरल में एंटीबॉडी थी। इट्स मीन जो हम पार्ट पढ़ने पढ़ रहे हैं ये इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है। तो इसमें हमें समझ लग गई है कि जैसे मैं पहले बताया कि ये क्लासिकल हम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं, ऐसे में ये बाद में डिस्कवर हुआ था अल्टरनेटिव पाथवे, ये क्लासिकल पहले हुआ था इसलिए पहले क्लासिकल लिखा गया, बाद में अल्टरनेटिव पाथवे। इसको एंटीबॉडी की नीड नहीं है, और ये हर वर्क पे होते हैं और मोस्टली इसलिए इन्वॉल्व होते हैं, और फर्स्ट एक्सपोजर में ये वाला पाथवे यूज होता है, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो अब स्पॉन्टेनियसली हम कह रहे हैं बाबर, उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब कि जो बॉडी में सबसे ज़्यादा कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है अबंडेंट, वो C3 होती है, C3 होती है।
अब ये ब्लड के अंदर पड़ी हुई है। जो C3 है इसके अंदर थायो एस्टर बांड होता है, इसके अंदर क्या होता है, थायो एस्टर बांड होते हैं। तो ये ब्लड है, अगर वेसल है तो उसके अंदर क्या है, ब्लड। और ब्लड असल में क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, तो उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है। तो थायोएस्टर बांड इस एक्वस सोल्यूशन में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर। तो हम C3 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में बड़े होते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं तो वहां पे ये फैक्टर बी आते हैं। फैक्टर बी इस अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ बी आते हैं उसके साथ साथ डी भी आता है, ये अपने साथ अपनी फ्रेंड को भी लेकर आते हैं। जो बी होते हैं डी की मौजूदगी में इसको बी बी में और बी ए में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये साइकिल से आउट हो जाते हैं और बी इसी में रहता है। अब ये जो डिजॉल्व फॉर्म आगे मिलके क्या बनाती है, C3, आगे इसकी एक्वस फॉर्म और यहाँ पे BB। ये असल में क्या है, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज है। ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज है। तो इट्स मीन ये क्या कन्वर्ट करेगा, C3 को C3A एंड C3B। C3A में तो आउट हो जाना है, C3B बेसिकली। अब ये जो C3B है ये क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे, सॉरी मैं यहाँ पे C3 जो B होगा ये बैक्टीरिया उसके साथ जाके लग जाएगा। इट्स मीन ये वाला जो पाथवे था, अभी एंटीजन एंटर नहीं हुआ बॉडी में, एंटीजन तो अब आके इधर एंटर हुआ है। ठीक है, ये जो डायग्राम में मैं अब रेड के, ये तो अब आके बैक्टीरिया या कोई भी वायरस एंटर हुआ है, तो ये पहले ही ये क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ। ये ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी है, उसको आप चाबी लगा दें और उसका इंजन स्टार्ट कर दें तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप रेस देंगे तो बस वो रेस ले होगी। तो ये हर वक्त इंजन इसका स्टार्ट होता है, बस जैसे ही बैक्टीरिया आता है तो वो स्पीड अप हो जाता है पाथवे। तो ये आपको समझ आ गई है। अब इसको मैं आगे डिटेल के साथ स्टेप के बताती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, द अल्टरनेटिव पाथ इनिशिएटेड बाय स्पॉन्टेनियसली एक्टिवेटेड कंप्लीमेंट कंपोनेंट, जो कि C3B है, यहाँ पे ये वाला ये जो बना है, बाइंड टू द सरफेस ऑफ अ पैथोजन। तो ये पैथोजन की सरफेस पे होता है। ये मैं यहाँ पे रिमूव करती हूँ। अब इसमें क्या, अल्टरनेटिव पाथ में जो, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है दूसरी वीडियो के, ये माचिस की तरह ये एक्ट करता है कि इसमें पहली जो ये कह लो जो मैच स्टिक है, तो इसको ये क्या होता है, C3B है। जैसे ही ये ऑन होती है, इसको फायर लगती है, तो क्या करते, पूरी पूरी डिब्बी को ये आग लगा देते हैं, आगे पूरा कैस्केड स्टार्ट कर देते हैं। अब फर्स्ट स्पार्क क्या है, ये मेरा फर्स्ट स्पार्क क्या है, जैसे क्लासिकल पाथ में पता था कि ये क्या है, बैक्टीरिया की सरफेस, ये एंटीजन है, एंटीजन और ये एंटीबॉडी अटैच हुई है इसके साथ, तो ये C1Q जो है वो क्या है, ये फर्स्ट स्पार्क है क्लासिकल पाथवे का। लैक्टिन पाथवे का हमें पता है ये क्या होता है, मैनोज है, या जिसका पोलीमरेज जिसे मैनन कहते हैं, ये बैक्टीरिया सरफेस है। और ये मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, यानी कि वो लैक्टिन जो मैनोज के साथ बाइंड करती है, या फिकोलिन। फिकोलिन 1 2 3 होती है, 3 हम बात करें, ये होमोलोगस होते हैं। MBL लग जाए या फिकोलिन, ये होमोलोगस है, ये मैनोज के साथ लगे हैं। तो इनका जो फर्स्ट पार्क है लैक्टिन पाथवे का, MBL और फिकोलिन है। अल्टरनेटिव पाथवे का होता है, ये बैक्टीरिया सरफेस है और ये, तो इसमें फैक्टर 3B और फैक्टर B ये क्या है, इसका फर्स्ट पार्क है। इसके बाद आगे पूरी माचिस को आग लग जाएगी। लो जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेटिव पाथवे के पूरे स्टेप कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, मार्कर में चेंज करूंगी जी। यहाँ पे ये बताया फैक्टर C3 है जो कि बॉडी में अबंडेंट है। और ये क्या होगा, फैक्टर C3 ब्लड के अंदर है, ये वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन ब्लड की क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये इसके साथ आके क्या लग गया, वाटर लग गया, ये डिजोल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिजोल्व को देख के दूसरा फैक्टर B उसका भी दिल करेगा कि इसके पास वो खींचा आएगा।
तो फैक्टर बी आया, ये क्या है फैक्टर बी, और फैक्टर बी जहाँ आता है वो अपने फ्रेंड साथ उसके साथ फैक्टर डी आता है, और फैक्टर डी की असल में क्या करता है, इसको क्लीव करता है। किसमें करता है, फैक्टर बी ए में एंड फैक्टर बी बी में। अब ये दोनों, ये वाला और ये नीचे वाला, क्योंकि ए तो आउट हो जाना है साइकिल से, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाना है, इन्होंने क्या बनाया है C3 एक्वस फॉर्म में ये बी के साथ लग गया, ठीक हो गया। और ये मैंने आपको पहले बताया ये क्या, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज है। ये फ्लूइड फेज कन्वर्टेज ये असल में क्या होगा, अनस्टेबल होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये आपको पता ही है पीछे ये जो इस तरह की चीज या ये सा है, आरा बनाया हुआ है, ये कटिंग प्रॉपर्टी होती है कन्वर्टेज में। तो ये क्या कहते हैं, C3 को C3A एंड C3B में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। ये क्या कर दे, C3A में C3B में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, ये C3A आउट हो जाएगा साइकिल से, और ये जो 3B है ये अब यहाँ पे क्या है, ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ। अब यहाँ पे कुछ है इनहिबिटर, ठीक है, मैं मार्कर यूज करती हूँ ये वाला। अब ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये दोनों, यहाँ पे एक इनहिबिशन होती है। यहाँ पे क्या है, जो फैक्टर H है, या जो फैक्टर H को फैक्टर है फैक्टर I का, जिसे यानी कि हम फैक्टर I कहेंगे, ये इनहिबिट करते हैं। यानी कि मीन क्या है, इनहिबिट में कहना होता है कि जो C3 कन्वर्टेज है ये अनस्टेबल होते हैं। इसका होता है कि फैक्टर H इनके साथ जाके लग जाता है और इनको क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, यानी कि ये आगे कुछ नहीं कर पाते, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह फैक्टर H इसके साथ भी लग जाता है। ये स्टेप्स स्पॉन्टेनियसली हो रहे थे, मसलन ये वाला बन रहा है, इसके C3 बन रहा है, अगर यहाँ पे ये C3 बन गए, ये स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं फंक्शन। तो ये फैक्टर H इसके साथ जब लग जाता है इसको भी इनएक्टिव कर देते हैं हम। तो होते क्या, ये C3 इतने अबंडेंट होते हैं कि कुछ C3 जो जब भी पैथोजन, ये जैसे बैक्टीरिया आया है, तो जो C3 जिनके साथ भी H नहीं लगा तो वो जाके क्या होते हैं, इधर अटैच हो जाते हैं, ठीक हो गया। जब ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं, अब फैक्टर H है वो इस पे के, क्योंकि अब इसके साथ कोवलेंटली बॉन्ड बना लेते हैं पैथोजन की सरफेस के साथ। अब फैक्टर H इसके ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अब फैक्टर H के इन्फ्लुएंस से ये आउट हो गया, ठीक हो गया। अब जब ये क्या हो गया, ये फैक्टर के साथ बी लग गया, C3B लग गया, आके C3B लग गया। अब ये क्या करेगा, जब फैक्टर C3B लग जाएगा, ये करेगा दूसरे फैक्टर B को, जैसे बताया कि फैक्टर C जब भी आएगा उसके साथ B आ जाएगा, ये फैक्टर B आएगा उसके साथ D आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, BA में एंड B में फैक्टर D उसको क्लीव कर देगा इस तरह, और जो BA है वो साइकिल से आउट हो जाएगा, और जो BB पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ आके लग जाएगा, ये BB है, ये C3B है। अब जैसे कि ये यहाँ पे भी बना था, ये सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी बना था, और यहाँ पे भी ये एक्वस फॉर्म में था, और यहाँ पे एक्वस फॉर्म में नहीं हो, ये अनस्टेबल था, और ये इसके ऊपर भी फैक्टर H एक्ट कर सकता है। तो इन पे क्या क्या होता है कि इनके की प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव जिसे प्रोटीन होती है जो कि इसको प्रिवेंट करती है कि कोई फैक्टर H इसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। अब ये क्या हमारा जो ये हम बना C3B ये असल में क्या है, ये हमारा स्टेबल C3 कन्वर्टेज है, और इसकी स्टेबिलिटी इसके अगेंस्ट प्रोपर्डिन भी होती है, इसके साथ अटैच होती है। तो ठीक हो, ये फ्लूइड फेज था, और ये हमारा C3 कन्वर्टेज। अब C3 कन्वर्टेज ने क्या करना है, क्लीव करना है। ये आपको सा नजर आ रहा है, ये चलता हुआ शू शू, और ये क्या करेगा, फैक्टर C3 को फैक्टर C3A एंड फैक्टर CB में कन्वर्ट करेगा। बी अंदर ही रहेगा, C A आउट हो जाएगा, ये ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में आपको पता है ये क्या, एनाफाइलोटॉक्सिन है, डिफरेंट फंक्शन करेगा जाके आगे।
जी, ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे हम देखते हैं। अब ये जाके जो 3B है, अब इसने इसके साथ लग जाना है, इनके साथ। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये जो है पोर्शन 3A वाला ये आउट हो गया और ये वाला इधर लग गया। ये कौन सा था? C3B, ये BB और ये C3B, ये आ गया। अब ये जो सा है ये भी क्या है हमारा? ये क्या है? कन्वर्टेज। इसको हमने नाम दिया C5 कन्वर्टेज। ठीक है, और इसके ऊपर भी फैक्टर H एक्ट करता है, इसलिए इसकी की प्रोटेक्टिव ये क्या है? प्रोवाइडिंग प्रोटीन है। फैक्टर C3 के अराउंड भी है, फैक्टर C5 के अराउंड भी है। एज नेम इंडिकेट, ये C5 कन्वर्टेज किस में कन्वर्ट करेगा? C5 को C5A एंड C5B में। C5A आउट हो जाएगा साइकिल से, ब्लड में चला जाएगा और दूसरे फंक्शन करेगा, न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेटरी सेल को बुलाएगा। इन्फ्लेमेशन भी एक नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम योर बॉडी। ये CB आगे, ये क्या? 5B आके पैथोजन की सरफेस के साथ लग जाए, C5B। और ये वाकई में पता है ये C5 कन्वर्टेज का स्ट्रक्चर है, ये C5B जो कुछ क्लीव किया यहाँ पे आ गई। लो जी, अब इसने हार्ट शो किया है, इसने लव शो किया है मल्टीपल फैक्टर के लिए। अब क्या हो गया इसको देखते हैं। फैक्टर 6, फैक्टर 7, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के पॉलीमर भागे भागे आएंगे इसके साथ अटैच होने के लिए। अब आप देख रहे हो वेक्टर 9 के नीचे ये क्या है? छोटे छोटे सा है और नीचे उसके फुट है, मतलब कटिंग प्रॉपर्टी ये रखते हैं। तो अब ये क्या होगा? ये फैक्टर 5 के साथ आके ये दोस्ती कर लेंगे ये सारे। जैसे ही करेगा बैक्टीरिया का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो होगा क्या जी जनाब? यहाँ पे इसके साथ लगेंगे, जब इसके अंदर होल होंगे तो बेचारे की हवा निकल जाएगी, इसकी वोल्केनिक करप्शन दी एंड हो जाएगा बैक्टीरिया का। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन। अब हमने स्टेप पढ़े थे इसमें, जो फैक्टर H एंड फैक्टर I ये क्या कर रहे थे? इनएक्टिवेट कर रहे थे। इनएक्टिवेट कर रहे थे किसको? C3 कन्वर्टेज को। ठीक है, C3B को और C5 कन्वर्टेज को भी इनहेबिट करने की प्रॉपर्टी है इनमें। तो इनकी प्रोटेक्शन ये कहते हैं इनहेबिट करने वाला। और जो फैक्टर P या प्रोपर्डन प्रोटीन इनको क्या करती है? वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो पॉजिटिव है। एक है जो फैक्टर्स ये हमारे होगी ये वाले। अब रेगुलेशन की बात याद रखिए कि एक बॉडी में है कंप्लीमेंट प्रोटीन और एक है कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन। कंप्लीमेंट सिस्टम जो हमारी बॉडी का है उसमें क्या है? वो है हैज पोटेंशियल टू डैमेज बॉडी सेल। देखो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि उन्हें सिर्फ किल करना है। अब उन्हें क्या से पता चलेगा ये हमारी बॉडी के सेल है या फॉरेन? तो याद रखिए कि हमारी बॉडी है कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन ऑन योर सरफेस, लेकिन जो पैथोजन है उनकी सरफेस पे ये नहीं होता। इस तरह जिन पे कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं और जिन पे नहीं होता पैथोजन लाइक वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन कैसे हमारे सेल को बचाती है? जैसे कि आप बी सेल की बात कर लेते हैं और बॉडी में कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन ज्यादा होती हैं बानिस्बत कंप्लीमेंट प्रोटीन के। लाइक आरबीसीज है, इसकी सरफेस के ऊपर कहते हैं ये मेरे जीपीआई एक एंकर है जिसके साथ एक हमारा CRP अटैच है। CRP से वो कौन सा है? CD55 और डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। अब जब कभी कंप्लीमेंट यानी कि कंप्लीमेंट सिस्टम इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेगा? ये डेफ होगा, ये इसको बचा लेगा। ये मैं मार्कर चेंज करती हूँ। ये कैसे बचाएगा? जैसे अटैक करेगा ये असल में डेफ इनहिबिट कर देगा किसको? C3 कन्वर्टेज को। ये C3 कन्वर्टेज का इनहिबिटर है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसका अपना ही काम खत्म हो जाएगा, तो वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये हो गया हमारा ये। इसी तरह अगर हमारे बॉडी के सेल के ऊपर
हमारे बॉडी के ओन सेल के ऊपर एक और कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन जिसका नाम CD59 है, या प्रोपर्डिन। तो जैसे ही कंप्लीमेंट सिस्टम इसके ऊपर बॉडी के सेल को अटैक करेगा तो ये जो CD59 है ये क्या कर देगा, उसको ही ख़त्म कर रोक देगा। कैसे रोकेगा? क्योंकि ये इनहिबिट करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ फैक्टर 9। इट्स मीन नो फॉर्मेशन ऑफ मैक। तो इस तरह ये बॉडी सेल को बचा लेता है कंप्लीमेंट अटैक से। और अगर अब ये ना हो तो क्या होगा? मतलब ये अटैक करेगा तो जाहिर भाई इसमें अब लाइसिस आनी है। ये अब हम इसकी डिजीज में पढ़ते हैं। कंप्लीमेंट डिसऑर्डर क्या होंगे? कंप्लीमेंट या तो सिस्टम कंप्लीमेंट प्रोटीन का लेवल हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हाई होगा या लो होगा, और इसमें दो चीज़ें, कंप्लीमेंट प्रोटीन है, कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो इसमें क्या होगा? हाइपो कंप्लीमेंटीमिया, यानी कि लेवल इसका अगर कंप्लीमेंट प्रोटीन का लेवल कम हो जाए या हाई हो जाए, क्या होगा? कंप्लीमेंट रेगुलर प्रोटीन क्या होगी? लो हो जाएगी। तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं डेफिशिएंसी इन कंप्लीमेंट प्रोटीन। जब हाई लेवल होता है तो उसमें आती है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, अल्जाइमर हो गया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। यहाँ पे मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो हाइपो कंप्लीमेंटीमिया है। ठीक है, जब लेवल लो हो जाते हैं क्या होता है? अगर कंप्लीमेंट प्रोटीन का लेवल लो हो जाए तो क्या होगा? कंप्लीमेंट जो प्रोटीन है दो तरह की होती है, एक अर्ली फेज, एक अर्ली और एक लेट। जो अर्ली है 1 to 4 को कहते हैं कंप्लीमेंट, जो लेट है वो C5 to C9 तक को कहते हैं। तो इट्स मीन अगर अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो इन फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी। इन फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो होगा ENT इन्फेक्शन होगा उन पेशेंट में, बार बार साइनस और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ई से याद रखिएगा, ई। और दूसरा उसमें SLE होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो C3b फैक्टर है वो क्या करता है? इम्यून जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं उसको क्लियर करता है। तो SLE में ऑटो एंटीबॉडी जो कम्प्लेक्स बनते हैं वो नहीं क्लियर होते, तो वो कम्बुलेट होके SLE में डिवेल्प हो जाती है। जो लेट होते हैं यहाँ पे मैक फॉर्मेशन होती है। मैक किससे प्रोटेक्ट करता है? ग्राम नेगेटिव नजेरिया से। तो उसमें रिकरेंट नजेरिया इन्फेक्शन होंगे इन पेशेंट में। मीन जो अर्ली अगस्त में ऑटोम्यून आएगी और लेट में नजेरिया इन्फेक्शन। अब अगर डेफिशिएंसी हो रही है कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन में तो क्या होगा? जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो RBCs हैं उनके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर GPI एंकर होते हैं जो कि डेफ कंप्लीमेंट प्रोटीन या जिस CD55 को अटैच करता है और कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देता है इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो अगर क्या हो हमारे क्या होता है, ये GPI ना हो तो ये इसके साथ अटैच नहीं होता और हमारे RBC नेकड पड़े होते हैं और इसके ऊपर अटैक कर जाते हैं। ये कब होता है? जैसे पीगा जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? ये GPI एंकर प्रोटीन नहीं बनती। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब ये भी नहीं अटैच हुआ तो ये नेकड है तो इसके ऊपर अटैक करेंगे और लाइसिस करवाएंगे। RBCs कहाँ होते हैं? वेसल के अंदर। जब इनकी लाइसिस होगी तो क्या इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगी। और इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? डिक्रीज हेप्टोग्लोबुलिन, डार्क यूरिन, और क्या होगा? ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगे? थ्रोम्बोसिस होंगे। एटिपिकल इसलिए है कि नॉर्मली नहीं होते, तो एटिपिकल वीनस थ्रोम्बोसिस जो बुडचेरी लीवर क्लब बुडचेरी और पोर्टल वे में, इसके अलावा ब्रेन में सेरिब्रल और डर्मल लेवल पे उसमें थ्रोम्बोसिस आने लग पड़ते हैं। अब समरी क्या हुई? इन शॉर्ट जो एक्टिवेटर है वो हमारा क्या है? जो C3b है वो आके माइक्रोब सरफेस के साथ अटैच होना होता है, ये एक्टिवेटर है। C3 कन्वर्टेज जो अल्टरनेटिव पाथवे का वो क्या है? C3b एंड BB। बाकी हमने लैक्टिनो क्लासिकल पाथवे का पढ़ा था वो 4B एंड 2B था। जो C5 कन्वर्टेज वो क्या है? C3b, BB एंड C3b। और लैक्टिन और क्लासिकल पाथवे का 4B, 2B एंड 3B हमने पढ़ा है। इनहिबिटर इसमें हमने पढ़ा था। इनहिबिटर ऑलमोस्ट जो यहाँ पे C3 लेवल C3 कन्वर्टेज का है और एक मैक का इनहिबिटर है।
यहाँ पे C3 का, यहाँ पे जो क्लासिकल एक्टिव पे C1 कम्प्लेक्स होता है तो उसका जो इनहिबिटर C1 इस ट्रेस इनहिबिटर कहेंगे या डायरेक्ट C1 इनहिबिटर कह देंगे, जो कि C1 का इनहिबिटर। तो यहाँ पे हमने जो C3 कन्वर्टेज को डेफ और CD55 और इसका CD59 है। आगे डायग्नोसिस जो क्लासिकल पाथवे का था हम CH50 क्लासिकल ये कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर अल्टरनेटिव तो इसमें अल्टरनेटिव में ए, ठीक है, AP50 हम कम्प्लीमेंट लेवल करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।